Class 9th students, in the first lesson of economics, the story of village Palampur. You are here on this page. This is page number 4. 4. हाँ, तो आज यहाँ से करना है. Is it important to increase the area under irrigation? Why? है ना, ये पहला क्वेश्चन. Is it important to increase the area under irrigation? मतलब एग्रीकल्चरल लैंड में इरिगेशन बढ़ाना जरूरी है. इरिगेशन तो सब जगह नहीं पहुंचा हुआ है ना. पूरे इंडिया का अगर एग्रीकल्चरल लैंड देखें तो सिर्फ 40% लैंड में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है. तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? तो अब का आंसर क्या होगा कि यस, it is important to increase the area under irrigation because the per hectare production can be increased by giving irrigation facility. And it is essential for a country like India where population is very high and the food requirement is also very high. Population ज़्यादा होगा तो food grain का requirement ज़्यादा होगा. ठीक है ना. तो जितना हम irrigation बढ़ाएं एग्रीकल्चरल एरिया में उतना ही क्या फायदा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है. तो तुम अब बताओ, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? व्हाई? Yes, ma'am. हाउ विल यू राइट इन योर ओन वर्ड्स? Yes, it is important to increase the area under irrigation to increase the yield per hectare because there is a large population. To overcome this population needs, it is important. हाँ, तो अपने वर्ड्स में इस तरह से लिखेंगे कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरी ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन वेयर फूड रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई. If we increase the area under irrigation, that means we are increasing the production of agriculture per hectare. ठीक है ना. तो इसलिए इरिगेशन करना जरूरी है. हाँ, अपने से लिख लोगे या लिखा दें? बोलो. मैम लिख लेंगे. हाँ ठीक है. मैम लिख लेंगे. It is not important. वेरी गुड. ओके. अब दूसरा क्वेश्चन देखो. You have read about the crops grown in Palampur. Fill in the following table based on information on the crops grown in your region. चलो एक ऐसी एक्टिविटी है, ये तुम्हारे रीजन में क्या क्या एग्रीकल्चर होता है उसको देखने के लिए, है ना. जैसे विलेज पालमपुर में क्या क्या ग्रो होता है? मेन क्रॉप है वीट, जिसको रबी क्रॉप, है ना. और फिर मानसून पोटैटो, शुगर केन, with the onset of monsoon, बाजरा, खरीफ क्रॉप. हाँ ठीक है. तो खरीफ क्रॉप में ना यहाँ पर विलेज पालमपुर में क्या है, ज्वार बाजरा है. ठीक है. और उसके अलावा पोटैटो का भी एक क्रॉप, एक्स्ट्रा क्रॉप ग्रो किया जाता है. अब यहाँ देखो, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना. मतलब बार बार उसमें बदल के एक बार खरीफ क्रॉप लगाए, एक बार पोटैटो लगाए, तो फिर विंटर्स के दौरान वो वीट लगाए, जिसको कि रबी क्रॉप कहते हैं. तो ये इन सारे को मिला के क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉप कहते हैं. The other way is to use modern farming methods for higher yield. Yield मतलब लैंड का प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा है. तो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है अभी पर हेक्टेयर, उसको हम और भी बढ़ा सकते हैं अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया जाए. Yield is measured as the crop produced on a given piece of land during a single season. So what is yield? Yield is measured as crop produced on a given land during a single season. हाँ, अब देखो 1960s के पहले ना यील्ड इंडिया में बहुत लो था. The yield मतलब production per hectare was very low because in India the agriculture was in traditional method. But after the introduction of Green Revolution, the modern methods of agriculture are applied and the production of food grains has increased many times.
ठीक है। तो पहले क्या था, 60s तक मान लो, या उससे उससे पहले भी तो था ही, ट्रेडिशनल मेथड था एग्रीकल्चर का, जिसमें क्या होता था, प्रोडक्शन बहुत कम होता था और सीड यूज होते थे। ट्रेडिशनल सीड देख रहे हो ना, यहाँ लिखा है ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरिगेशन। ट्रेडिशनल सीड में इरिगेशन भी कम करना पड़ता था और प्रोडक्शन भी कम होता था। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूर्स एज फर्टिलाइजर। तो फार्मर ना नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे, काउ डंग ये सब, और उसी से एग्रीकल्चर होता था। भले ही प्रोडक्शन कम होता था, लेकिन वो बायो मैन्यूअर ही यूज करते थे। ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगे। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ 1960 के लेटर पार्ट में, मतलब तुम समझ लो 1965 से आगे, है ना, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन, हाँ, आदित्य कौंडिल्य। यस मैम। हाँ, तुम जब भी देखो ना कि तुम्हारे घर में आसपास कुछ नॉइस है तो जल्दी से म्यूट किया करो, और जब बोलना हो तब माइक को अनम्यूट करना, अनम्यूट करके बोलो और फिर बंद कर दो, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के बाद के समय में, मतलब मान लो मोटा मोटी 1965 ऑनवर्ड्स वो ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, एक मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1960 के लेटर पार्ट में, बाद के समय में, 65 से भी बाद में। तो धीरे धीरे वो सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, सिर्फ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उतना ही में ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो और ये जो विलेज पालमपुर का जो तुम लोग स्टडी कर रहे हो, ये भी कहाँ है, उसी के आसपास है। तो वेस्टर्न यूपी, हाँ, तो इस North Western part. हाँ, तो यहाँ पर भी ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है, कहने का मतलब। तो उसमें क्या क्या है, HYV सीड है। HYV सीड मींस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा, है ना। मान लो किसी लैंड में अगर 40 kg ग्रो कर रहे हैं, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड में अगर 40 kg ग्रेन ग्रो हो रहा है, तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का देखें तो 40 से 80 तो तुरंत हो गया, ठीक है ना, और 80 से 100 भी गया, 2 गुना 2.5 गुना तक बढ़ा प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर यील्ड इतना बढ़ा, क्योंकि 1960 तक इंडिपेंडेंस से लेकर के 60 तक अगर कंट्री में टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन देखें तो लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन्स था, और जो कि बढ़ के कितना पे एवरेज आ गया है, 250 मिलियन मीट्रिक टन्स आ गया है अभी के समय में, समझ गए, ये एक एवरेज बताया जा रहा है। तो इतना का अंतर हुआ, तो कितना हो गया, मोर देन 4 फोल्ड, 4 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो वही हाल हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत बढ़ा पालमपुर में, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। The HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. एक प्लांट में ज्यादा ग्रेन्स लगते हैं HYV सीड वाले प्लांट में, ठीक है। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ग्रेन्स का बढ़ गया। लेकिन HYV सीड में ना इरिगेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, needed plenty of water and also chemical fertilizer. HYV सीड बस ऐसे ही प्रोडक्शन नहीं देता है, उसको क्या क्या चाहिए HYV सीड को, प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी बिल्कुल होना चाहिए, साथ साथ में केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, Chemical fertilizer. यहाँ देखो डायग्राम, एक डायग्राम है, ये है एग्रीकल्चर मॉडर्न फार्मिंग, ये है ये बीच वाला, ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए, फार्मिंग मशीन, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर,
हाँ, हार्वेस्टर्स, बहुत सारे मशीन के नाम हैं जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और ट्रैक्टर में ही सारे अटैचमेंट लगाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे अटैचमेंट। फिर दूसरा चीज क्या हो गया, मशीन के अलावा HYV सीड, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, जिसका कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, फर्टिलाइजर, क्या चाहिए, ये बोलो, Pesticides. और फिर क्या चाहिए, इरिगेशन चाहिए। Irrigation facilities. हाँ तो Facilities for dams, electricity, pump sets and canals. हाँ, तो अब ये देखो कि क्या क्या मतलब मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या जरूरत होती है। तो एग्रीकल्चरल मशीनरी हो गया ये, तो HYV सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, Irrigation. 4-5 है ना, 5 Irrigation points में facility. इसको बांट सकते हैं, ब्रॉडली इसको हम 5 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। अब इरिगेशन के का वैरायटी दिया हुआ है कि कितने तरह का इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन हम कैनाल से करते हैं, ये बहुत अच्छा मेथड है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, कैनाल इरिगेशन। फिर ये पंप सेट्स हैं जिससे हाँ पानी को खींच के और एग्रीकल्चर लैंड में दिया जाता है। फिर ये बड़े बड़े डैम्स हैं, डैम्स इलेक्ट्रिसिटी, रिवर होता है और यहाँ से कैनाल के थ्रू एग्रीकल्चरल लैंड में भेजे जाते हैं, और डैम से ही हम हाइडल पावर भी बनाते हैं। इसी पानी से क्या बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो उस पे भी एक क्वेश्चन आता है ना, कि व्हाट आर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, है ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, तो तुम इसी का डिटेल दे दोगे, ये जो इतना नाम देखे ये सब, है ना। मॉडर्न फार्मिंग मेथड मींस, Modern farming method includes farm machinery, HYV includes farming, pesticides and irrigation. To improve our modern farming method, culture. सुनो इसको पॉइंट्स में लिखो, तो इसको पॉइंट्स में लिखना शुरू करो, तो कि व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, क्वेश्चन लिखो और इसको सिर्फ पॉइंट्स में लिख लो। पॉइंट नंबर 1, फार्म मशीनरी। Following modern methods are used. Number 1, farm machinery, और फार्म मशीनरी के सामने लिखो एग्जाम्पल में ट्रैक्टर्स। इकोनॉमिक्स कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो लिखो फॉलोइंग इज द मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। पहला लिखो नंबर 1, यूज ऑफ फार्म मशीनरी, और इसके सामने कई सारे मशीन्स के नाम लिख दो, जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, हाँ ये लिख दिए। फिर लिखो यूज ऑफ HYV सीड्स, इसको पूरा पूरा लिखो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। थर्ड पॉइंट, use of chemical fertilizers, use of pesticides, use of modern irrigation facility, use of modern irrigation facility, Yes, ma'am. लिख लिया? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. लास्ट वाला क्या था? हाँ, यूज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी, और एक और पॉइंट ऐड कर लो, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
use of electricity. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखिए. अब मान लो तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो तुम ये सब लिखोगे, कैनाल इरिगेशन, इरिगेशन थ्रू डैम्स, है ना। तो ये हालांकि ये जो डैम है ना, डैम बना के उसके बाद उसमें ये कैनाल उसी से अटैच होता है, डैम से, और तब डैम्स और कैनाल इरिगेशन एक हो गया। फिर आपको कुछ और भी यहाँ Pump set. जैसे वेल्स, ट्यूब वेल्स, इससे भी कर होता है इरिगेशन, है ना, Yes, ma'am. ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाए। कुत्ता. तुम लोग कहाँ पे थे, किस पेज में? पेज नंबर 4। Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. हाँ यहाँ पे थे तो pesticides to produce best result. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticide. वही हो गया modern method of farming. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming methods. ठीक है, सबसे पहले यहीं पे ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टार्ट हुआ था। कहाँ बोलो, ये भी क्वेश्चन Hariana and Western Uttar Pradesh. Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. वेट, यहाँ एक क्वेश्चन लिख लेना कि which were the states where green revolution was introduced first? Which were the states where green revolution was introduced first and why? And why? अगर why भी लगा दें तो फिर उसका आंसर क्या होगा? पहले पार्ट का तो आंसर हो गया कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। Uttar Pradesh. में आपको ये लिखना है कि द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द रीजन्स वेयर द इरिगेशन फैसिलिटी वाज अवेलेबल, है ना। वहाँ क्या है, भाखड़ा नंगल डैम है ना, जिससे बहुत सारे कैनाल निकाले गए हैं और इससे इरिगेशन फैसिलिटी मिलता है उस एरिया में। तो इरिगेशन जो रिवर वाटर को इस्तेमाल करके कैनाल के थ्रू फार्मिंग लैंड तक इरिगेशन पहुंचाया गया है, वो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड कहाँ था? यही था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और चूंकि HYV सीड यूज करना था तो इरिगेशन बहुत मस्ट था, तो इसीलिए पहले इधर बिहार और इधर बंगाल की तरफ ये नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी उस समय यहाँ डेवलप नहीं था। तो उस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल था, इसलिए HYV सीड का वहाँ ये इंट्रोडक्शन किया गया। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये सारी चीज वहां हम इकट्ठा कर सकते थे, इरिगेशन बेस था, ठीक है ना। क्योंकि इरिगेशन रहेगा तभी हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये सब दे सकते हैं, और इरिगेशन में ही HYV सीड अपना प्रोडक्शन दे सकता है। Some of them bought farm machinery like tractors, threshers, which made plowing and harvesting faster. Faster तो हो गया, plowing का मतलब समझते हो, PLOUGHING, plowing. Yes, ma'am. Plowing means Yes, ma'am. लैंड को कोड़ते हैं ना पहले, गहरा, Yes, ma'am. उसको प्लानिंग Yes, ma'am. Yes, ma'am. भी कहते हैं। Yes, ma'am. और हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, तो इसके लिए काटना. मशीन का यूज हुआ, हार्वेस्टर का यूज हुआ, तो काम बहुत आसान और बहुत फास्ट हो गया। They were rewarded with high yield of wheat. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. See the difference, है ना। जब पहले ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग होती थी, पुराने ढंग से फार्मिंग होती थी, तो कितना प्रोडक्शन था बताओ?
1300 kg. 1300 kg per hectare. 1300 kg per hectare. मतलब 1 हेक्टेयर लैंड में 1300 केजी फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता था, लेकिन जब HYV सीड इंट्रोड्यूस हो गया तो उसी पर हेक्टेयर लैंड में कितना होने लगा? 3200 200 kg per hectare. दिस इज द डिफरेंस। देखो 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया तुरंत से। फिर आगे देखो 2.5 गुना और उससे भी ज्यादा। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है तो फार्मर क्या कर सकते हैं कि अपने यूज के अलावा, अपने कंजम्पशन के अलावा वो मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं। मार्केट में सेल करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा मनी आएगा, एक्स्ट्रा मनी से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होएगी, है ना। तो इस तरह से फार्मर्स को बेनिफिट होता है ज्यादा प्रोडक्शन से। यहां से पढ़ो तो शिवांगी। Ma'am Anjali, what is the difference between multiple cropping and modern farming method? ये डिफरेंस समझ रहे हो Second. तुम लोग? डिफरेंस बता दोगे, बोलो, या कुछ समझना है इसमें? मल्टीपल क्रॉपिंग हम बना मतलब सकते। हाँ, एक ही साल के अंदर कई तरह के क्रॉप्स बार बार लगाना, ठीक है ना। और मॉडर्न फार्मिंग का मतलब हो गया वही HYV सीड, मॉडर्न इरिगेशन, यूज ऑफ मशीनरीज फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फॉर मोर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ। अब दूसरा पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन। Second, the following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. Plot this on a graph. Was the Green Revolution equally successful for both the crops? Discuss. अच्छा, चलो, मतलब कौन कौन से क्रॉप का नाम है? व्हीट एंड पल्सेस, ठीक है। तो देखो प्रोडक्शन में 65-66 इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। दोनों था कितना? 10-10 बराबर चला, पल्सेस 10, व्हीट 10। और 70-71 में व्हीट कहाँ चला गया? 10 से 24 पे चला गया, 24 पे, है ना, 2.5 गुना बढ़ गया। और पल्सेस का प्रोडक्शन कितना बड़ा? बहुत मामूली, थोड़ा सा, 2 है ना। 2%। 81 में ये बढ़ के और ऊपर चला गया, 36 हो गया, हाँ। 36 और ये 11 पे, लगभग उतना ही पे चल रहा है। देख रहे हैं कि पल्सेस का प्रोडक्शन उतना ही पे चल रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया? 70 तक चला गया। 70 कहने का मतलब कि व्हीट पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि फूड ग्रेन जो कि स्टेपल क्रॉप है, जो फूड का मेन पार्ट है ना, पहले उस पे ध्यान दिया गया। तो इस एक क्वेश्चन बाकी था। हाँ बताओ। मैम नीचे एक क्वेश्चन बाकी था। Question बाकी था. अच्छा बाकी है, अच्छा चलो उसको पढ़ो, एक बार रीडिंग करो। What is the working capital required by the farmer using modern farming methods? ठीक है, ये तो पेज फर्स्ट में ही इसका आंसर है, तुम लोग लिखे भी थे टेस्ट में, Yes, ma'am. है ना। 2 तरह के कैपिटल है ना, बताओ। Human capital and working capital. Working capital। And working capital. हाँ Capital, fixed capital and working capital. हाँ, फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। अब ये देखो कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। व्हाई? मॉडर्न फार्मिंग मेथड अगर लगाना है एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए फार्मर को क्या चाहिए? बहुत कैश मनी चाहिए, कैश मनी, क्योंकि ये बहुत खर्चीला हुआ ना। HYV सीड भी खरीदना पड़ेगा मार्केट से, आप कोई ट्रेडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर भी खरीदना पड़ेगा, मशीनरी के लिए भी, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल Seeds. इरिगेशन का इंतजाम, इरिगेशन भी चाहिए। हाँ, तो इसमें बहुत कैश मनी चाहिए। और वो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि पहले से फार्मर्स बीज को सेव करके बचा के रखते थे, सीड्स को, जो पहले एग्रीकल्चर हुआ था पिछले साल उसका सीड रखते थे और वो अपने से लगा देते थे। उसको इरिगेशन भी कम करना पड़ता था, और फर्टिलाइजर के नाम पे क्या देते थे? बायो मैन्योर्स देते थे।
काउडंग देते थे। यस मैम। हाँ, लेकिन काउडंग का बहुत अच्छा रिजल्ट होता था, है मतलब कि सॉइल की कंजर्वेशन के लिए काउडंग बहुत जरूरी चीज है। एक्सेस केमिकल इस्तेमाल करने से क्या होता है, इन द लॉन्ग रन द सॉइल विल बी डिग्रेडेड, ठीक है ना। इंडिया में वही हुआ है, 1965 के बाद से ही ना केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने लगा था उधर पंजाब Yes, हरियाणा, ma'am. तो ये हालत हुई है अभी। And Western Uttar Pradesh. हाँ, कितने बहुत साल गुजर गए, उधर का 35 इयर्स, इधर का इतना 20 इयर्स, कितने गुजर गए। तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते करते सॉइल डिग्रेडेड हो गया है। पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कई सारे फील्ड ऐसे हैं जहां पर सॉइल क्या हो गया है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। तो फार्मर को ना उसको छोड़ना पड़ा है, परती छोड़ना मतलब फैलो लैंड छोड़ना पड़ा है, और उस लैंड को छोड़ देंगे, उसमें बायो मैन्योर डाल के मतलब काउडंग ये सब डाल के कई साल के लिए छोड़ दिया जाता है, तब जाके वो लैंड फिर से रिवाइव होता है एग्रीकल्चर के लैंड। तो शुरू में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि 2 चीजों का ये डिमेरिट इसमें देख रहे हैं। क्या क्या, एक तो सॉइल का क्वालिटी डिग्रेडेड हो गया केमिकल यूज करते करते, और दूसरा कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी बहुत नीचे चला गया, क्योंकि फार्मर्स सब क्या करते थे कि सारा अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से खींच करके और इरिगेशन करने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि अंधाधुंध वाटर खींचते गए तो अब वाटर टेबल भी बहुत नीचे चला गया। तो ये सारे डिमेरिट भी सामने आए हैं कई सालों के बाद। अब यहाँ देखो, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स टू योर रीजन, फाइंड आउट, है ना। अगर हम फार्मर्स से बात करें तो इन सब चीजों के ऊपर बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड, डू द फार्मर्स यूज। मॉडर्न मेथड कि ट्रेडिशनल मेथड, या कि थोड़ा मिला के। क्या हो गया, अभी ठीक है। अभिराज, यस। अभिराज माइक ऑफ करो। तो देखो, अगर तुमको अगर इस पे आंसर करना तो अभिराज, अभिराज मैम हम नहीं, कोई आदिति राज। नहीं, अभिराज का माइक ऑन है। मैम अंजलि शर्मा क्लास 9A। मैम अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा। हाँ, बहुत कुछ तेज आवाज आ रही है भाई। हाँ, अच्छा चलो आगे चलो, ऐसे टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो अगर तुम्हारा व्यू पॉइंट पूछा जाए ना कि मॉडर्न मेथड ज्यादा अच्छा है कि ट्रेडिशनल मेथड अच्छा है, तो तुमको ये आंसर बताना चाहिए कि मॉडर्न मेथड भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि इतने पॉपुलेशन को फूड सप्लाई जरूरी है, तो मॉडर्न मेथड से ही हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोर्शन में ना बीच बीच में वो ट्रेडिशनल लैंड भी रखना चाहिए, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर भी करना चाहिए, कि ट्रेडिशनल सीड बचे रहें, फिर लैंड भी खराब नहीं हो। तो कुछ रोटेशन में इस तरह का काम करना चाहिए कि कुछ कुछ लैंड में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर भी करनी चाहिए, इसी को कहते हैं मिक्स्ड। तो मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल भी, ठीक है ना, क्योंकि हमको लैंड का कंजर्वेशन करना है, लैंड बर्बाद नहीं हो मॉडर्न मेथड के लगातार यूज से, इसलिए ट्रेडिशनल भी यूज करना चाहिए कुछ पोर्शन में, और उसको रोटेट करना चाहिए कि कभी इस पोर्शन में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर किए तो इसको छोड़ के फिर दूसरे पोर्शन में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर किए, मतलब पुराने ढंग से किए, बायो मैन्योर डाला गया, ट्रेडिशनल सीड यूज किया गया, HYV नहीं यूज किए, ठीक है ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ये हम लोग अभी डिस्कस किए कि सबसे बड़ा है कैनाल इरिगेशन, है ना, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इज कैनाल इरिगेशन। और उसके बाद क्या क्या है, पॉन्ड्स, देखे हो ना गांव में बड़े बड़े पॉन्ड्स बने रहते हैं जिसका पानी लेकर फार्मर्स इरिगेशन करते हैं। तो पॉन्ड्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, पूरे वेस्ट बंगाल में पॉन्ड इरिगेशन ही ज्यादा कॉमन है। तुम ट्रेन से अगर जर्नी करोगे ना, वेस्ट बंगाल से पास करोगे, तो देखोगे कितनी जगह जगह पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और उसमें पानी हमेशा रहता है क्योंकि रेनफॉल भी बहुत होता है, तो इरिगेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, पॉन्ड से ही वो इरिगेशन कर लेते हैं। और
कई जगह ट्यूबवेल होता है, मतलब बोरिंग करके अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं। तो ये सब तीन Yes, ma'am. तरह की चीज हो गए। एक हो गया कैनाल इरिगेशन, जिसके साथ रिवर के ऊपर डैम जुड़ा हुआ है ना। और दूसरा हो गया आपका पॉन्ड्स एंड टैंक्स। Ponds and tanks. टैंक्स भी कहते हैं उसको, ठीक है। बड़े साइज के पॉन्ड को हम टैंक्स भी कहते हैं, जो थोड़े सीमेंटेड करके अच्छे से बनाए रहते हैं। अच्छा, और क्या बताएं, ट्यूबवेल्स, मतलब लैंड Tubewell. बोरिंग करके अंडरग्राउंड वाटर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा निकाला गया है, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी ये हो गया है, नीचे की तरफ चला गया है। क्योंकि क्या होता है कि वाटर का रिचार्ज भी तो होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पॉन्ड और रिजर्वायर होंगे ना, लेक्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे, तो वाटर पेनिट्रेट करते रहता है अंदर, लैंड के अंदर, लेकिन उसका कोई इंतजाम है नहीं, और सिर्फ पानी को ड्राइंग कर रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो उससे वाटर टेबल लोअरिंग डाउन उसका हो जाता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, ये नहीं होना चाहिए। हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड? वेरी लिटिल, नियरली हाफ, मेजॉरिटी ऑल। नियरली हाफ कह सकते हैं कि इंडिया में ना 40% या उससे थोड़ा सा ऊपर इरिगेटेड लैंड है, ठीक है ना। अच्छा, तुम ये बताओ, ये इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, सिर्फ पालमपुर के बारे में? मैम इंडिया के बारे में। इंडिया। पालमपुर। Yes. मैम पालमपुर। अगर पालमपुर के बारे में है तो आप मेजॉरिटी लिख सकते हैं। From where do farmers obtain the inputs that they require? ठीक है ना, कहाँ से इनको सामान मिलता है? गवर्नमेंट देती है, मार्केट से मिलता है। ये अपने रीजन के लिए बोल रहा है। अपने रीजन के लिए है ये। हाँ, यस मैम। अब हम लोग जो कुछ बातें किए थे ना, उसी के ऊपर ये टॉपिक है। विल द लैंड सस्टेन, मतलब इतना सारा अगर केमिकल फर्टिलाइजर और इरिगेशन यूज करते रहे तो लैंड वो क्या सही रहेगा? लैंड उसको बेयर कर पाएगा या लैंड का डिग्रेडेशन? नो मैम। तो चलो यहाँ से रीडिंग करो, तो एक दूसरा बच्चा, शिवांगी को छोड़ के कोई और। Land being a natural resources, it is necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources base. In many years, green revolution is associated with the loss of the soil fertility fertilizer. Also, the continuous use of the groundwater for tube wells irrigation has led to the depletions of the water table. Environmental resources like soil fertility and underground water are built over years. Resource them. Care of the environment to ensure the future development of the agriculture. We must take care of environment to ensure future development of agriculture. ऐसा नहीं है ना कि अभी खाली एग्रीकल्चर कर लिए और सॉइल का ध्यान नहीं रखें, अंडरग्राउंड वाटर का ध्यान नहीं रखें, तो फिर फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, है ना। तो रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करना चाहिए कि हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और अगले जितने भी जनरेशन आएंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको भी फर्टाइल सॉइल मिलना चाहिए, उनको भी अंडरग्राउंड वाटर मिलना चाहिए, है ना। इन्वायरमेंट का कोई भी रिसोर्स डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मतलब बर्बाद नहीं करना है ना। सॉइल इतना बर्बाद कर दें कि फिर अगले साल हम एग्रीकल्चर ही नहीं कर सके, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होने लगा है पंजाब हरियाणा में, तो अब वहां पे लोग थोड़े सतर्क हो गए हैं कि किस तरह से सॉइल को ठीक ठाक करें। तो